सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। जो भी आप काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आप सभी लोग को प्रणाम करता हूँ। हमेशा आप सब में भगवान धन्वंतरी भगवान का अंश है। आज हम लोग खुजली जो आती है, इचिंग, उस पर बात करते हैं कि खुजली जो होती है, इचिंग जो होता है ना, कंडू, वह छोटे बड़े किसी को भी खुजली का प्रॉब्लम हो सकता है। कोई भी एज में आ सकता है, कोई भी जगह पे आ सकता है, कोई भी काल में खुजली आ सकता है। शरीर में अगर खुजली आ रही है तो उस पे विजय प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। बहुत बार खुजली आ रही है तो क्या है कि अगर ध्यान नहीं दिया और जब ध्यान गया तो डबल डबल खुजली आने लगती है, और उसका तुरंत ही उपचार कर लिया तो वो तुरंत ठीक हो जाती है। तो एलोपैथी में खुजली के लिए एंटी हिस्टामिनिक, एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन के मेडिसिन देते हैं, एविल, सेट्रिजिन वगैरह देते हैं। दीर्घ काल तक बहुत खुजली अगर रह रही है तो बहुत दिनों तक औषधि देना पड़ता है। और दूसरा क्या है कि कुछ कुछ बीमारियों में कंडू ये लक्षण बताया है, जैसे कामला व्याधि है, ज्वर व्याधि है, मधुमेह है, कुष्ठ विकार है। कुष्ठ में सोरियासिस जो होता है, कितना बड़ा बीमारी है, उसमें कितना खुजली आता है। और कभी कभी खुजली है कि बर्निंग हो रहा है, इस पे कंफ्यूजन रहता है पेशेंट का, वो कुछ और बोलता है और हमें कुछ और समझ। तो और दूसरा क्या है कि कुछ कुछ वनस्पतियों के वजह से खुजली आती है। जैसे कि भारत में एक बार 1968 में बहुत ज्यादा अकाल पड़ा था। तो उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो अमेरिका से भीख मांगते थे। आज जैसे पाकिस्तान भीख मांगता है अमेरिका से खाने के लिए या हर चीज के लिए, और उसके लिए तो उस टाइम पे जो सरकार थी उन्होंने कहा कि यहाँ पे अकाल पड़ा है, यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, तो आप हमें कुछ डोनेट करिए खाने पीने का सामान। और मेरे दादी बताती थी कि उस साल इतना मतलब ये था कि एक साल तक लोगों ने आलू उगा के खाया। क्या, सुबह आलू, दोपहर आलू, रात को आलू, आलू ही आलू, और कोई हो ही नहीं रहा था। और सरकार ने कुछ चीजों पे पाबंदी भी लगा दी थी, कुछ तो नियम भी था। उसका डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे कि क्यों अकाल पड़ा था। तो जब भारत सरकार ने अमेरिका से मांगा कि आप हमें कुछ चीज दीजिए खाने के लिए, पूरा देश गरीब है और आर्थिक तंगी भी है, तो उसने क्या किया कि जो गेहूं, क्योंकि वहां मशीन से खेती होती है, तो उसने पूरे जहाज भर भर के, पानी के जहाज भर भर के गेहूं जो समुद्र में फेंक देते थे, क्योंकि उनका प्रोडक्शन इतना ज्यादा होता था कि समुद्र में फेंकना पड़ता था कि रेट कम ना हो। तो वो जो कचरा वाला जो गेहूं था वो इंडिया को उन्होंने भीख में दिया। तो उसके साथ में वहां का कुछ घास आ गया, घास पतवार। तो वो आ गया, तो वो जो घास था उसको जैसे ही लोगों को स्पर्श होता था, और खासकर महाराष्ट्र में वो आ गया। महाराष्ट्र के लोग को ज्यादा तकलीफ था उस टाइम, गरीबी था, क्योंकि उत्तर भारत में तो बारिश होती ही है, बाढ़ आती ही है। और दूसरा बात है कि वहां पे नदियां इतनी अच्छी हैं, उपजाऊ जमीन है, तो वहां इतना प्रॉब्लम नहीं था अन्न का। लेकिन कुछ गवर्नमेंट ने ऐसा लगाया था कि आप यही आलू ही उत्पन्न करिए, क्योंकि कुछ डब्ल्यूटीओ के नियम थे कि आपको एक्सपोर्ट भी करना था। तो वहां उतना प्रॉब्लम नहीं था। महाराष्ट्र के लातूर, मराठवाड़ा, विदर्भा, पश्चिम महाराष्ट्र, इन सब में बहुत था। तो वो जो घात आ गई ना, तो वो लगते ही खुजली आती थी।
इतना कहानी बताने का मतलब यही है। तो उसका नाम रखा गया कांग्रेस गवत, कांग्रेस घास। जो महाराष्ट्र में रहते हैं उन लोगों को मालूम होगा ये बात। तो वो अगर शरीर में लग जाता है तो खुजली बहुत ज्यादा आती है। और वो इतना ज्यादा पूरे महाराष्ट्र में फैल गया है ना वो घास, उसको कितना भी निकालो वो ऐसा अमेरिका का दिया हुआ चीज है। और वो ऐसा है कि दूसरे घासों को पनपने नहीं देता और जल्दी जल्दी वो उत्पन्न होता है। तो अगर आप चल रहे हैं और वो घास लग गई तो खुजली शुरू हो जाती है। इसी तरह से एलोवेरा का भी है, या नदी के किनारे जो घास होती है उनकी खुजली। या कभी कभी एक बार क्या हुआ, मैं और मेरे पापा ना एक ऐसे हमने सोचा कि हम कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो एक हम घर में गए जहाँ भूत बंगला टाइप था। तो उसका जो तय खाना था ना वहां पर भी हम बेसमेंट में गए। तो जैसे ही खुला ना तो छोटे छोटे कीड़े हम पे लग गए, लेकिन हमें पता नहीं चला। हम घर आए तो अब वो कपड़े में भी लग गए थे, सब जगह काले काले छोटे छोटे कीड़े थे एकदम। और वो घर में सारे लोगों को खुजली आने लगा, मुझे भी आने लगा। तो ये कुछ कुछ कीड़े होते हैं जैसे जिसको हम टर्माइट्स बोलते हैं, मतलब कुछ अलग तरह के जीव होते हैं, वो अगर लग गए ना तो खुजली आना शुरू होता है। इसी तरह से सूरन का सब्जी अगर बिना खट्टे चीज के साथ खाया तो उससे खुजली आती है। फिर प्याज, कुछ कुछ ऐसे प्याज की वैरायटी है कि वो खाए तो उससे खुजली आती है। जो आड़ू होता है, अड़ू, अड़ू की सब्जी जो खाया उसके वजह से भी खुजली आती है, इसलिए उसको अम्ल रसात्मक करके ही खाते हैं। तो ऐसा लगता है कि मुंह में काट रहा है और खुजली आ रही है। तो इन सब बीमारियों में कफ और पित्त, उन दोनों की दृष्टि होती है, खुजली आने लगती है। तो खुजली आने वाले जो बीमारियां हैं वो ज्यादातर रस दृष्टि और कफ की दृष्टि से खुजली आती है। पित्त का भाग थोड़ा कम होता है। तो अब क्या होता है शरीर में कि कफ ज्यादा बढ़ जाता है, क्लेद ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए खुजली आती है। कफ का स्निग्ध गुण बढ़ता है, शीत गुण बढ़ता है, गुरु गुण बढ़ता है, मंद गुण बढ़ता है। और कफ का चिपका चिपचिपापन वो ज्यादा बढ़ता है, स्निग्धता। और गीलापन वो बढ़ता है, मृदुता और स्थूलपना, इसकी वजह से शरीर में वो ज्यादा बढ़ जाता है, क्लेद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसी तरह से मधुमेही रोगी को भी खुजली बहुत आती है, कामला रोगी को, हाई बीपी वाले को खुजली आती है, स्थूलता वाले को, क्योंकि मेद की दृष्टि होती है। मेद की दृष्टि होती है तो अति स्वेद प्रवृत्ति होती है। और पसीना अगर शरीर में ज्यादा आ रहा है, कहीं संचित हो रहा है पसीना पसीना, तो उससे खुजली ज्यादा आती है। अजीर्ण में आती है, अपचन अगर हुआ उसमें खुजली आती है। और कृमि, पेट में वम्स रहे तो भी खुजली आती है। और या फिर कुछ कुछ एक्जिमा वगैरह रहता है, जिसको मराठी में खरूज, गज करना और नाइटा बोलते हैं। तो वो त्वचा विकार है, छोटे छोटे जो क्षुद्र कुष्ठ की बीमारियां हैं उसमें ये होता है। और एक दूसरे का कपड़ा पहनना, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना तो हमारे मैं नहीं पहनता था। हमारे जमदग्नि सर ने मना किया था कि एक दूसरे का जूठा नहीं खाना चाहिए, एक दूसरे का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। लेकिन मेरे क्लासमेट जो थे मेडिकल स्टूडेंट, वो एक दूसरे का शर्ट पहनते थे, एक दूसरे का हर चीज पहनते थे। तो उसके वजह से भी, एक दूसरे का कपड़ा पहनने से भी खुजली आती है। किसी किसी का वो सहन नहीं होता है। या सोरियासिस है, कफ पित्त प्रधान महाकुष्ठ है, और शीत पित्त है, उसमें खुजली बहुत आता है। कॉन्स्टिपेशन के वजह से, आम वात की वजह से भी खुजली ज्यादा आता है। या जो लोग बहुत ज्यादा ठंडा चीज खा रहे हैं, मधुर रस खा रहे हैं, खट्टा खा रहे हैं, लवण खा रहे हैं, जो कफ बढ़ाने वाली चीजें, और पचने में गुरु, ऐसे आहार का ज्यादा सेवन करना, नमक का सेवन करना, अचार का, पापड़, क्षार युक्त आहार का सेवन करना, दही खाना, और जो अजोनोमोटो मोटो जो चाइनीज फूड आइटम है उसमें जो लोग खा रहे हैं और उनको खुजली बहुत ज्यादा आती है। और दही का सेवन ज्यादा करना, नींबू का सेवन ज्यादा करना, इमली का, खट्टा आम का सेवन करना, खट्टी चीजें। इसी तरह से बाहर का जो पकोड़े हैं एक ही तेल में बनाए हुए, फिर चूड़ा, मिसल पाव, फरसान, मेवा मिठाई, मिक्सचर, जो बाहर की चीजें हैं, चटपटी चीजें, वो ज्यादा खाने की वजह से, भुजिया जो रहता है वो ज्यादा खाने से, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी पीने से, पंखा, वातानुकूलित कार्य करने से, या फिर लोग एसी में रहते हैं और अचानक धूप में जाते हैं तो ठंडा गर्म होने की वजह से, या ठंडा चीज लेने के बाद फिर कॉफी पी लिए, कोल्ड ड्रिंक्स पिए, आइसक्रीम खाए और फिर कॉफी पी ले, चाय पी ले, ठंडा गर्म होने की वजह से खुजली आती है। या टेरेलिन या नायलॉन कपड़ों का ज्यादा यूज करने से, प्लास्टिक के चप्पल लेने से, या फिर बैठे रहने से, और व्यायाम न करने से, ज्यादा सोने से, ज्यादा अल्कोहल लेने से, तंबाकू का व्यसन होने से, इससे सब दुष्टि होती है शरीर में। और दूषि विष, गर्भ विष की वजह से बहुत ज्यादा खुजली आती है।
इसी तरह से मांसाहार बहुत दिनों तक रोज खा रहे हैं, उनको खुजली का प्रॉब्लम होती है। नींद कम आना, शरीर में हीट बढ़ गया, उसकी वजह से बहुत ज्यादा शरीर में त्वक दुष्टि हो जाती है। और जो कपड़े यूज कर रहे हैं, पहनने वाले कपड़े या फिर जो टॉवेल यूज कर रहे हैं, सॉक्स पहन रहे हैं, वो अगर अच्छे से क्लीन नहीं है, हाइजीन नहीं है, तो उसके वजह से त्वचा विकार की वजह से खुजली आती है। एक योनि व्यापद भी बोला है, अचरणा योनि व्यापद। और योनि भाग की शुद्धि नहीं हुई तो उसकी वजह से अचर खुजली आती है बहुत ज्यादा योनि भाग में। और ऐसा कपड़े पहनना जिससे पसीना ज्यादा आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऐसे देखा है कि मतलब लोग नागपुर साइड में आ रहे हैं, नागपुर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, देश का सब ऑरेंज सिटी है, ऑरेंज बहुत उत्पन्न होते हैं, और इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है विदर्भा में, और वहां पे बुर्का पहन के लोग रह रहे हैं घर में भी। या फिर जो राजस्थानी कपड़े होते हैं बहुत हैवी रहते हैं, उसमें सब काम किया रहता है, वो कपड़े पहन के रह रहे हैं, तो ज्यादा पसीना आ रहा है और पसीना निकलने का जगह नहीं है। और पहले के जमाने में तो ज्वाइंट फैमिली होती थी, पसीना कंटिन्यू रहे तो वो सूखता नहीं था, और वही कपड़े में इन्फेक्शन होके और खुजली आता था। या फिर जो बाल काटने वाली जो ये रहता है, उत्तरा रहता है, बार्बर के पास जाते हैं, वो अगर अस्वच्छ है तो उससे अगर कुछ भी किया तो उससे खुजली आती है। या पांडुता उत्पन्न होने की वजह से खुजली आती है। अगर यूरिन अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, पानी कम पी रहे हैं, यूरिन कम हो रहा है, तो बॉडी में यूरिया बढ़ गया, क्रेटिनिन बढ़ गया, तो भी खुजली आती है। और योनि कंडू, गुद कंडू, बालों में खुजली, अर्श, इन अर्श व्याधि में भी खुजली आती है। तो इससे क्या है ना कि खुजलाना सबसे बड़ी चिकित्सा है। अगर खुजली आ रही है तो, लेकिन नाखून से नहीं खुजलाना चाहिए, कपड़े से खुजलाएं या कोई सॉफ्ट चीजों से खुजलाएं, वो एक चिकित्सा है। अगर खुजलाते नहीं है ना तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है, बहुत ज्यादा दिमाग में कुछ अलग ही बेचैनी हो जाती है। खुजलाना तो चाहिए, लेकिन सोरियासिस है और आप, कोई लोग तो कंघी से खुजलाते हैं, या फिर मतलब ब्रश से, मोटे मोटे ब्रश से, वो करना गलत है, उससे इंजरी हो जाता है। और कुछ कुछ लोगों को शाम को खुजली आती है, किसी किसी को पंखा के पास जाने के बाद खुजली बढ़ जाती है, या फिर पसीना से आए धूप से और फिर पंखा के नीचे आराम से बैठ गए और ठंडा पानी पी लिया तो खुजली बढ़ जाती है। किसी किसी को खुजली इतनी आती है कि पीला पीला पस आने लगता है, और पीला होके पस आने लगता है। किसी किसी को जैसे कि पेट के नीचे, मोटे लोग जो स्त्री हो या पुरुष हो, उनको पेट के नीचे, पेट ज्यादा बढ़ गया है तो पेट के नीचे जहाँ पे लटक रहा है उधर इन्फेक्शन होके और खुजली बहुत आती है। ब्रेस्ट के नीचे, मतलब स्तनों के नीचे खुजली बहुत आती है। साइड में एक्जिला, आंख में बहुत खुजली आती है। गले के पीछे बहुत खुजली आती है। अलग अलग जगह पे खुजली आती है। तो और क्या है कि मधुमेह में कुपथ्य सेवन किया, बहुत ज्यादा कफ वर्धक चीजें खाई, या फिर जख्म ठीक हो रहा है उस टाइम पे खुजली एक अलग तरह से आती है। या फिर जो पेस्टिसाइड वगैरह जो डालते हैं, वो अगर उसका संपर्क हो गया, या कीटनाशक द्रव्यों का संपर्क हो गया, उसके वजह या रिएक्शन की वजह से, एनाफिलेक्सिस जो रिएक्शन होता है, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन कोई कोई ड्रग का, उसकी वजह से खुजली बहुत ज्यादा आती है। तो खुजली क्यों आ रही है, इसका हमें पूरा ये करना पड़ता है, केस टेकिंग करना पड़ता है। और फिर हम लोग क्या चिकित्सा दें। तो खुजली की सबसे बड़ी चिकित्सा है वमन, क्योंकि कफ की दृष्टि है। तो अगर शोधन करा दिया जाए, स्नेहन शोधन करके, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा क्या है कि फिटकरी का जो भस्म होता है वो खाने के लिए दें। सहचरादि तेल, मध्यंत्यादि चूर्ण, मतलब मेहंदी का चूर्ण, काशी सादी घृत खाने के लिए दें। कंडुनाशक तेल या बृहन्मरिच्यादि तेल, गंधक तेल, ये लगाएं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा, उसमें वमन करना तो सबसे जरूरी होता है, वमन और विरेचन। वमन के लिए मदन फल, यष्टि मधु का प्रयोग करें, या नमक के पानी से उल्टी करा दें, या फिर त्रिफला चूर्ण और कंडुग्न गण के द्रव्य हैं उसका उद्वर्तन करें, उससे खुजली ठीक होती है। और दूसरा, हेतु सेवन बंद करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। रक्त मोक्षण करना, उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर धूप में जाकर आ रहे हैं और खुजली आ रही है पसीना आने से, तो उसमें प्रवाल भस्म, चंदन आदिवटी, कामदूधा, इसका प्रयोग करें। शब्दोद्घृत लगाएं तो बर्निंग वाला खुजली जो है वो ठीक हो जाता है। अगर खून की कमी की वजह से हो रहा है तो रेस्ट करें, खून की कमी है। और खाना अच्छा से खाएं दीपन पाचन करके, और रक्तवर्धक औषधियां लें। चंद्रप्रभा आरोग्य वर्धिनी वटी का प्रयोग करें। और पित्त का दाह भी हो रहा है, खुजली आ रही है, तो गंधक
रसायन बहुत अच्छा काम करता है। पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा दुग्ध आहार पे रखें तो फायदा होता है, अगर बर्निंग हो रहा है तो। और प्रवाल, चंदन आदि वटी, कामदुधा दे, सारिवा का चूर्ण दे। मद्यपान करने की वजह से खुजली बहुत आ रहा है, तो मद्य को जो इफेक्ट है उसको कम करने के लिए दुग्ध आहार पर रख के रखें तो बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। योनि और गुद भाग में खुजली अस्वच्छता की वजह से आ रहा है, तो पंचवल्कल क्वाथ से धावन करें, त्रिफला क्वाथ से धावन करें, शतधौत लगाएं, शतावरी घृत लगाएं। अगर अर्श की वजह से मतलब बवासीर है और सूखा बवासीर है और उसमें अगर खुजली आ रही है, तो वहां पे गुद भाग को धूपन करें कंडुग्न गण के द्रव्यों से। और नहीं तो नीम के पत्तों का धुआं दे तो उससे खुजली ठीक हो जाती है। बालों में अगर आ रही है तो करंज तेल, फिर जो कृमिघ्न द्रव्य है उनका लगाएं, करंज तेल, नीम नीम तेल और कपूर मिक्स करके वो लगाएं, या स्नान के पहले लगाएं तो खुजली ठीक हो जाती है। और अगर फीवर में बहुत खुजली आ रही है तो प्रवाल, आरोग्यवर्धिनी वटी, लघु मालिनी वसन, त्रिभुवन कीर्ति रस ये दें तो, या फिर जो संग जीरा, शाह जीरा होता है उसके पाउडर लगा दें तो खुजली ठीक हो जाती है ज्वर में। या चंदन मलाल अक्षादी तेल से मसाज करें, शद्दौत घृत से अभ्यंग करें, उससे ठीक हो जाता है। व्रण अगर ठीक होते हुए खुजली आ रही है तो वहां पे एलादी घृत या एलादी तेल और शद्दौत घृत लगाएं। उपदंश है, सिफिलिस और गोनोरिया में अगर खुजली आ रही है तो उसमें हम आरोग्यवर्धिनी वटी, कामदुदा, चंदन आदि वटी, व्याधिहरण रसायन, रस माणिक्य, तालकेश्वर रस, इसके साथ में कंडुग्न गण के द्रव्य दें। और चंदन तेल, चंदन का पिसा हुआ जो रहता है वो खाने के लिए दें। और गोमूत्र और गोमय, गोबर का रस इसके साथ साथ में मिक्स करके स्नान करने से खुजली ठीक हो जाती है। अगर सोरियासिस में खुजली आ रही है तो खाने में महातिक्तघृत, प्रवाल, कामदुधा, चंदन आदि वटी दें। और बाहर से जो कुटज है, कुटज कंडुकने गण में, उससे सिद्ध नारियल तेल लगाने के लिए दें, या फिर शोधोदघृत लगाएं। उसी तरह से अगर कुष्ठ व्याधि है और उसमें बहुत ज्यादा आ रहा है तो गाय का जो गोबर है और गाय का मूत्र इसमें मिक्स करके और पानी में डाल के उससे स्नान करें। और इंटरनली आरोग्यवर्धन वटी, लघु मालिनी वसन, महातिक्तक घृत दें। इसी तरह से भूखे पेट आरोग्यवर्धनी दे जब कभी भी खुजली आ रही है। और वृहद हरिद्रा चूर्ण, हरिद्रा खंड, वृहद हरिद्रा खंड दें खाने के लिए। उसी तरह से शीत पीत और जो चकत्ते चकत्ते उठ रहे हैं, रैशेस हो रहे हैं, तो उसमें व्याधि प्रतिनिक वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण ये करें तो फायदा होता है। उसी तरह से अगर एक्जिमा है तो करंज तेल लगाएं, उसमें खुजली ठीक हो जाता है। कामदुधा, प्रवाल, चंदन आदि वटी दे। और मल शुद्धि नहीं हो रही तो त्रिफला चूर्ण या अनुलोमक द्रव्य दें। अगर पीलिया अगर हुआ है, कामला हुआ है और उसमें खुजली आ रही है तो एलोवेरा दें, उससे खाने के लिए दें, एलोवेरा का जूस, उससे ठीक होता है। और किशमिश दें, गन्ने का रस दें, कुमारी आसव दें, आरोग्यवर्धनी वटी दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। मधुमेह में अगर हो रहा है खुजली तो रक्त बढ़ाना भी जरूरी है, और मधुमेह के विकार को ठीक करना जरूरी है, तो आरोग्यवर्धनी, चंद्रप्रभा वटी, मधुमेह को दूर करने वाली दवाइयां, रसायन चूर्ण दें। और जांग में, कांख में अगर बहुत ज्यादा, थाई रीजन में, ग्रोइन एरिया में, इंग्वाइनल एरिया में बहुत खुजली आ रहा है टाइट जीन्स पहनने की वजह से, तो उसमें स्याह जीरा है, उसका खाने के लिए दे स्याह जीरा। और कंडुग्नगण और कुष्ठग्नगण, बर्नगण, इनका काढ़ा बना के पीने के लिए दें। और धनिया गोक्षुर का चूर्ण दें, और तो बहुत अच्छा होता है। धनिया और गोक्षुर देने से यूरिनेशन होता है और यूरिया निकलने की वजह से खुजली कम होता है। रसायन चूर्ण दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। चलिए, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? मुनमुन प्रताप जी, आपका एग्जाम हो गया सब वाइवा? डॉक्टर मुनमुन प्रताप जी कुछ बोलिए आप, शायद कुछ काम कर रहे हैं। मनीषा मैडम, आप कोई केस बताना चाहती हैं तो बताइए। जी प्रणाम सर। हो गया, मेरा सभी एग्जाम हो गया, सभी वाइवा कंप्लीट हो गया सर। लास्ट वाइवा में क्या क्या पूछे थे, याद है? जी सर। लास्ट वाइवा में क्या क्या प्रश्न पूछा गया था? हाँ सर, वो मेरा सर वो पहले लॉन्ग केस शॉर्ट केस था, तो लॉन्ग केस तो हम मेरा आया दक्षिण पक्षबद्ध आया, और शॉर्ट केस जो है कटिगत बात आया। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि तुमने कैसे डायग्नोज किया, इसको क्या किया। और उसके बाद फिर बोले कि और क्या पढ़ के आए हो, मॉडर्न में कुछ बताओ। तो
तो बोले सर मॉडर्न में क्या बताऊं, बोले डेंगू का मैनेजमेंट कैसे करोगे मॉडर्न के अनुसार। तो मैं बोला सर मॉडर्न में आज चीज क्या है, तो उसको सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे, अगर फीवर है तो उसको पीसीएम देंगे, और पेन वगैरह हो रहा है तो फिर हम लोग डाइक्लोफेनिक या एसिक्लोफेनेक वगैरह का ग्रुप चलाएंगे। तो फिर उसमें बोलेंगे कि कौन सा वो पेन हो रहा है तो कैसे करोगे, तो हमने उसमें एग्जाम्पल में बोल दिया सर $0 एसपी देंगे। तो फिर बोले $0 में एसपी में क्या है, एस और पी का क्या मतलब होता है, तो बोले मुझे सेरोटोपेप्टिडेज और पैरासिटामोल होता है सर। तो फिर उनको बोले कि खाली पेट देंगे या फिर ये भोजन से पहले देंगे या फिर खाली पेट देंगे। तो फिर मैंने बताया सर इनको भोजन के बाद देना चाहिए। इसका एग्जैक्ट रीजन पूछे सर, तो फिर मैं बोला सर ये उसको फिर एग्जैक्ट रीजन मुझे पता नहीं था सर। फिर बोले ये जाकर पढ़ के आओ फिर बताना। ये पीछे और आयुर्वेद में पूछे कि एक तो वो केस का पूछे, उसके बाद बोले नव ज्वर आया मतलब कि नवीन जर है तो उसका कैसे चिकित्सा करोगे। तो यहाँ से सुने भी थे, वो भी बहुत काम किया कि जो नवीन जर रहे तो उसमें लंघन ही करते हैं मेन चिकित्सा। तो मैंने बोला उसको लंघन करेंगे, तो बोले कब तक करेंगे, तो बोले जब तक ये चिकित्सा करेंगे, जब तक नवीन जर रहा तो और तब तक करेंगे। तो फिर बोले कि नवीन जर कितने दिन तक रहता है, तो मैंने बोले 21 दिन तक रहता है सर। तो इसी से 5-6 क्वेश्चन पूछे, इसके बाद बोले फिर ठीक है जाओ। तो पास हो जाएंगे ना आराम से, हाँ सेटिस्फेक्टरीली। सर अच्छे से हाँ, पास हो जाएंगे। तो अभी रिजल्ट कब आएगा आपका? रिजल्ट सर 1 महीना बाद आएंगे लगभग, ऐसा लगता है मुझे। तो तब तक आप क्या कर रहे हैं, अभी नागपुर में है कि बिहार में है? बिहार में आ गए सर, आज ही आए हैं, अभी तो घर आ गए। आपके उधर बाढ़ भी आया है क्या? गंडक नदी, कोसी नदी, उधर बाढ़ है? नहीं बाढ़ तो नहीं आई है, नहीं बाढ़ तो नहीं आई है सर अभी हम लोग के घर की आपके तरफ। उधर कौन सा नदी है, आप जहाँ रहते हैं? हमारे अब मेरा गंडक है, बूढ़ी गंडक है सर, समस्तीपुर के आसपास, मेरा दरभंगा समस्तीपुर के आसपास है। बूढ़ी गंडक है, बागमती है, तो और वहां, कोसी थोड़ा उधर और नीचे जाते हैं तो कोसी आता है। तो मतलब उधर बाढ़ नहीं आया है आपके एरिया में? नहीं अभी बाढ़ नहीं आई है सर, अभी मतलब लास्ट बाढ़ बता रहे हैं सभी कि 2007 में आए थे, 2007 में आया था बाढ़, उसके बाद नहीं आया है बाढ़ हम लोग हाँ, इधर। वो कोसी नदी जो थी वो अलग अलग रूट बदल रही थी। कोसी नदी बहुत इधर हाँ उधर हाँ जा रही थी, इसलिए आया था बाढ़। 2007 में आई थी, पूरा बिहार उसमें डूब गया था सर, हम लोग के भी हाँ, घर में पानी आ गया था। तो वो नेपाल ने पानी छोड़ा था ना बहुत ज्यादा, इसलिए आ गया था। और जी गौतम बुद्ध ने जी बोला था कि ये जो भूमि है ना, बिहार, यहाँ पे हमेशा हम्म बाढ़ का खतरा रहेगा। तो क्या हुआ कि एक इंजीनियर थे, विश्वेश्वरैया, कर्नाटक के, जब भारत सरकार बना, मतलब इंडिपेंडेंस मिला, उन्होंने नेहरू गवर्नमेंट को ये बोला कि मैं एक ऐसा प्लान लेके आया हूँ कि सारे नदियों को जोड़ दें। और इस तरह से उन्होंने डिजाइन किया था पूरे इंडिया का कि कभी बाढ़ ना आए, कभी सूखा ना पड़े। लेकिन उन्होंने ये मान्य नहीं किया गवर्नमेंट ने, क्योंकि फिर वो पैसा मिलता है, बाढ़ राहत राहत कोष वगैरह सब जगह से पैसा मिलता है। तो उन्होंने ऐसे ही किया। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी ये किया था कि ब्रह्मपुत्रा का पानी इधर लाएंगे, वो इधर लाएंगे। मोदी जी ने किया कुछ, उन्होंने नर्मदा नदी और साबरमती नदी को जोड़ दिया, वो गुजरात के लिए किया। लेकिन बाकी देशों का नदी अगर जोड़ दिया जाए और मराठवाड़ा को पानी दे दिया जाए तो बहुत फायदा होगा, लेकिन अभी तक उस पर प्लान नहीं हो सर रहा। बिहार का तो बहुत जरूरी, बिहार में तो ऐसा कोई कोई परमानेंट सोल्यूशन चाहिए बाढ़ से, नहीं तो हर साल बाढ़ के से तो ग्रसित होते ही है बिहार, आधा भाग तो होता ही है सर। असली जब में क्या इधर है जो कि इधर अ, अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के एमपी कितने हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं बताइए? 48। ठीक है, और बिहार से कितने आते हैं? 40, 40 एमपी आते हैं। हाँ वो तो और झारखंड में से कितने आते हैं? झारखंड में 28। तो 40 और 28, 68 एमपी थे जब एक बिहार था। तो किसी ने ये सोचा ही नहीं। और अभी 40 एमपी भी क्या कर रहे हैं, वही समझ नहीं आता वो क्या कर रहे हैं। अगर सब लोग बोलेंगे कि हमारे लिए कुछ परमानेंट सोल्यूशन में बांध उंध बना दीजिए, नेपाल से पानी डायरेक्ट आते हैं, पूरे निचले इलाकों में पूरा बाढ़ आ जाता है, तो कुछ तो करना चाहिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, डॉक्टर अभय सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अभय सर ने अनम्यूट किया है। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। मनीषा मैडम कुछ बोलना चाहती हैं? तो मुनमुन जी, आप अभी क्या करेंगे, अभी इतना टाइम पे पढ़ लीजिए पूरा अच्छे से आयुर्वेद को। आपका फिर क्लिनिक कहाँ शुरू करेंगे, नागपुर में, इंटर्नशिप के टाइम?
मुनमुन जी कुछ काम कर रहे हैं, आप लोग सर बोलिए। हाँ बोलिए। आवाज कट रही थी सर, पुराने नेटवर्क चला। हाँ तो मुनमुन जी आप क्या करने वाले हैं अभी, मतलब आगे प्रैक्टिस करेंगे कि एमडी का तैयारी करेंगे, क्या आप सोचे हैं? नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आप लोगों में से कुछ बोलिए, शशि मैडम कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए। मनीषा मैडम कोई केस बताना चाहती हैं क्या, मनीषा मैडम? प्रणाम सर। हाँ अ, एक आज पेशेंट आई है, जी 29 ईयर बच्ची है। जी वो अनमैरिड है अभी। वो जी 10 साल से लंदन में थी, एजुकेशनल उसको था, तो उसमें गई थी। 10 साल के बाद अभी आई है, तो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम है सर। जी एक तो ओबेज, मोटापा आने लगा। और नेशनल एमसी में उसको कम से कम 10 साल से ही प्रॉब्लम चल रहा था। और अभी तो ऐसा हो गया कि बिल्कुल ही स्टॉप हो गया है, बंद हो गया है। उसमें कारण पूछे कि ऐसा क्यों, तो बोले कि ब्लीडिंग होती थी, काफी होती थी, और उसके बाद बंद होने के बाद फिर ब्लीडिंग होती थी। तो डॉक्टरों ने चेक किया और बोले कि उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ब्लीडिंग हो रही है आपकी, तो उसको फिर हम बंद करें। उसको मेडिसिन देके पूरी मेंसेस आने का पूरा सब बंद कर दिया उसको। पूरे हार्मोनल डिसऑर्डर हो गए, पूरी बॉडी नीचे से थाई से खूब फैटी हो गई, और बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए, स्ट्रेस, एंजाइटी, डाइजेशन का प्रॉब्लम आ गया। वात कफ दोष था उसको, वात कफ नाड़ी था उसमें। तो उसमें पाइल्स का भी, स्टूल भी पास नहीं होता। टैबलेट खाती है तो सुबह मॉर्निंग में जाती है, और डेली टैबलेट, एक मेंस्ट्रुएशन बंद करने के लिए और एक स्टूल के लिए। ये ऐसा चलता है, इस तरह से इलाज है इनका। और इसके बाद इन्होंने काफी ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद एचएसजी का भी रिपोर्ट आया था। हम बोले बाप रे, एचएसजी भी कर दिए? तो हाँ, तो लेफ्ट फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, और ये ऐसी कंडीशन है। तो हम बोले ठीक है, अब अभी तो मैं दीपन पाचन दे रही हूँ। और एक 22 का था वो, 2022 का उसका यूएसजी वगैरह का रिपोर्ट था। तो मैं अभी लेटेस्ट लिख के दी हूँ कि अभी का लेकर के आइए। पीसीओडी उसमें ओवरी में मल्टीपल, एंड उसके ट्यूब में एक सिस्ट, और और उसको नींद का भी प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें इतना अभी डायग्नोस की हूँ, फिर कल और बुलाई हूँ। थोड़ा टाइम नहीं था, तो हम लोग ये रिपोर्ट लेकर के आइए, तब तक फिर आपका मेडिसिन बनाते हैं, देखते हैं। तो बोले ठीक तो हो जाएगा, ठीक तो हो जाएगा। हमने अभी 10 साल से कराया, तो अभी पूछा वहां पर, कोशिश करते हैं। तो नहीं, हम उम्मीद लेकर के आए हैं, आप तो लोगों ने बताया इसलिए हम आए हैं। बोले चलिए, अच्छा किए हैं आप आए हैं। हम कोशिश करते हैं। 3 महीने तक तो आपका ये दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये चलेगा, पंचकर्मा का। देन 1 ईयर तक आपको कंटिन्यू मेडिसिन लेना पड़ेगा। और इसके बाद बहुत सारे खान पान, आहार विहार, लंघन, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। यदि आप एग्री हो तो इलाज कराना, अदरवाइज और देख सकते हो। तो नहीं नहीं, मुझे नहीं, मेरे को यहीं कराना है। और उसको पीरियड्स भी बहुत जल्दी आ गए थे, 5th में थी तभी आ गए थे। तो इस वजह से ये सारी चीजें निकाल के कंक्लूजन यही निकला, हेतु यही था उसका कि अ, बहुत जल्दी हार्मोन्स भी उसके डेवलप हो गए, और उसको पेरेंट्स ध्यान भी नहीं दिए, और दबाव रहा उसको पढ़ाई पढ़ाई का। फिर बाहर चली गई, फिर खान पान विकृति हुई, और तनाव तो था उसको, मानस में था ही उसको। और इसके बाद फिर ये जो दवाइयाँ कंटिन्यू चलती रही एलोपैथिक, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आ गए उसके। तो अभी मैं कल इसको और डायग्नोस करके और मेडिसिन वगैरह चलाऊंगी, रिपोर्ट आ जाए इसका अभी का लेटेस्ट तब। तो इसमें क्या करना चाहिए सर? मतलब आप कौन सा सिम्टम कम करना चाह रही हैं वो बताइए। मैं अभी उसका दीपन पाचन करना चाह रही हूँ, हाँ, और थोड़ा स्ट्रेस कम करना चाह रही हूँ सबसे फर्स्ट। दीपन पाचन इसके में बाद तो दाढ़ी मास्टक चूर्ण है, लवण मास्टर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, जी, आरोग्य वटी, आम पाचक वटी, लक्षुनादि वटी, अग्नितुंडी, कंटिन्यू मैं बोल सकता हूँ। जी। और मानस पे मानस मित्र गुटिका है, ब्राह्मी वटी है, स्मृति सागर रस है, उन्माद गज केसरी है। हाँ, इसको अब फिर उसका क्या, पाइल्स का भी है, तो स्टूल पास नहीं हो रहा। तो पहले दीपन पाचन करके और उसका अच्छे से स्टूल पास हो, उसके लिए बस्ती चला करके, और फिर आगे दूंगी उसको यूट्रस के लिए और फाइब्रॉइड के लिए।
हाँ बराबर। और फॉलिपियन ट्यूब के लिए 3rd उसमें जाऊंगी उसको। जी। और फिर मेंस उसका रेगुलरली 3 मंथ्स आ जाए तो फिर आगे फिर उसकी चिकित्सा चलाऊंगी। उसमें मेंसेस रेगुलर आने के लिए आप शतपुष्पादि तेल का मात्रा बस्ती दे सकती हैं, जी या फिर ग्रंथिरस फार्मूला दे सकते हैं, कन्या लोहादी बटी, रस पाचक, रस पाचक, जी ताप्यादि लो, नवायस लो। जी 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 नस से भी इसमें जी। चलाऊंगी इसको। जी जी। जी बताऊंगी सर फिर। जी। ठीक है ठीक है, सर, बहुत थैंक अच्छा है। और वो आपकी जो ये स्लीपर वाली पेशेंट ठीक हो गई? यू। स्लीपर वाले थे जो अभी आए थे ना, जेंट्स हाँ। थे। जी। हाँ सर, अभी तो पैर देखिए ना, नॉर्मल दिख रहा है उनका, फोटो डाली थी मैं। और वो कंपवात वाले जो कांप रहे थे, उन्होंने हाँ किया वो कंटिन्यू? उनका शुगर बढ़ गया था सर, 550 540 ऐसे शुगर चल रहा था। हाँ। और 390 ऐसे चल रहा था फास्टिंग, और पीपी 590 580 ऐसे चल रहा था। तो उसमें वो लोग घबरा गए थे कि हम फिर एलोपैथिक टैबलेट शुरू किए हैं। पर ठीक है, शुरू करो, फिर जब आओगे तब देखेंगे। हमने कहा था कि आप ट्रीटमेंट ले लो, अच्छा चल रहे हो, आप इतना 3 3 महीने गैप कर दिए और वायु बढ़ेगा, परेशानी में आओगे। तो थोड़ा जो कंपन था ना उसका वृष्ट तक, तो उसका शोल्डर तक पहुंचने लगा सर। यहाँ दिक्कत करते हैं पेशेंट, आएंगे अभी वो। कोई बात नहीं। और वो जो कंपवात वाले थे, जो कांपते थे, वो एक सिंड्रोम था ना उनको, ये वो तो ठीक है सर। तो वो एक अभी करवा रहे हैं कि बंद कर दिए? नहीं नहीं, उनका मेडिसिन चल रहा है, वो ठीक है, वो रिकवर अच्छा। है। अच्छा, और बहुत। एक बाकी इनफर्टिलिटी के केस हैं जो जी। 42 ईयर की हैं, तो उनको भी चल रहा है अभी। कंटिन्यू मैसेज आ रहा था, फिर उन्होंने दवा ब्रेक कर दी, तो अभी 2 महीने से नहीं आ रहा, तो आज आई हैं। और उनको कंसीव भी करना है, एक दिन लाऊंगी प्लेटफॉर्म पे सर उनको। जी। नहीं होगा तो फिर बोली कि फिर आईवीएफ करवाऊंगी मैं। और देख लो, पहले यहाँ ठीक हो जाए तब तो, नहीं तो वो भी कोई जरूरी थोड़ी कि 1 टाइम में सक्सेस हो, सेकंड में भी नहीं होता है, थर्ड में भी नहीं होता है। और हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे हैं मेडिसिन खाना, और ना टेस्ट करना ना कुछ, वो नहीं चाहते हैं। जी। यहाँ ऐसे भी केस फंसते हैं सर। जी। बाकी ठीक है, काफी उनको बात का, और स्टिफ थी बॉडी एकदम, ऐसा लगता था कि WWF की हो लेडी, इतनी स्टिफ थी, इतना वायु था, इतना कफ और वायु था। तो विरेचन और बस्ती ये सब करा के, उद्वर्तन करा के अच्छा चला फिर। अभी एक पेशेंट और आ रही है सर कल, वो जो श्रुति यादव थी, जी। जो शूटर थी, नेशनल में उसका सिलेक्शन हो गया था, फिर इंटरनेशनल भी हो गया। जी। तो अभी खेल वेल के आई है, और कल आएगी फिर ट्रीटमेंट के लिए, तो फिर उसका लूंगी इंटरव्यू। जी। जी सर। और एक और मैडम आई हैं कल, उनका रिपोर्ट भेजूंगी, इंदौर से आई हैं वो, जी। पंचकर्म की ही। तो उनका भी चल रहा है, उनको किडनी में भी प्रॉब्लम है, यूरिन में भी है, और वात की संप्राप्ति है, आहार विहार दृष्टि है उनकी, हेरिडिटी में भी था। तो आज पंचकर्म ली हैं, बोली काफी रिलीफ मिला, और मैं इसको कंटिन्यू 7 दिन कराना चाह रही हूँ। ठीक है। जी। उनके WBC में जो वो है सर, जो एक्सटर्नल लेयर रहता है, वो नहीं जी। बन रहा। क्या कि HALB27 ऐसे है करके उनको डेफिशिएंसी। जी। तो अभी इसमें विरेचन, दीपन पाचन और वस्ती, और रस रक्त पाचक, ये सारी चीजें जी। इंक्लूड करके चला रही हूँ। जी सर। जी। ऐसे और भी केसेस हैं, छोटे मोटे और चलते हैं सर। जी। बहुत अच्छा बताया आपने। और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं, कोई केस किसी को बताना है, डिस्कस करना है। चंपा मैडम, कुछ आपका अम्लपित्त तो ठीक ही हो गया होगा? उस टाइम पे गर्मी में बहुत तकलीफ हो रहा था आपको। बोलिए बोलिए। हेलो सर। हाँ। हाँ, आप कैसी हैं अभी? बढ़िया सर, मेरे को इस साल बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई, मैंने पहले से ध्यान रखा।
ऐसे क्या ध्यान रखा आपने, मतलब क्या पथ्य पथ्य किया? कुछ भी सर है ना, ओशन चीज नहीं ली। और मेन तो ये सर खाने पीने का ध्यान, पिछली बार बहुत ज्यादा ऐसे पित्तवर्धक चीजों का सेवन किया था, इस बार पूरा ध्यान रखा। और आंवला सर, आंवले का मुरब्बा मैंने लगभग पूरे साल खाया, गुलकंद और आंवला। हम्म। बीच में सर यहाँ बहुत गर्मी थी, उस समय ऐसे लगा, फिर उसमें एक बार मैंने बीच में विरेचन ले लिया था सर, खुद से। हम्म। उसके बाद मुझे नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ सर। अब देखते हैं सर, अगली जो शरद ऋतु आती है उसमें एक बार पहले विरेचन ले लूंगी सर, से बात करके। जी एक ठीक है। सर पेशेंट था ना, हाँ यूरेथ्रल स्ट्रक्चर वाला, हाँ, उसके लिए सर पूछना था उनको, उसमें एक मतलब। तो दीपन पाचन करके अवपीड़क स्नेह देना चाहिए खाने के पहले, हाँ 20-25 ग्राम या 10 ग्राम जितना उसको साथ में, खाने के पहले और खाने के बाद में। और अगर आपको पॉसिबल है तो आप ये दीजिए ना, उत्तर बस्ती। वही सर, अपीडक तो मैंने सर दिया है उसको, दीपन पाचन का शतावरी घृत का। और उत्तर बस्ती सर किस तेल की या उसकी मेल है दे, कि और फीमेल है? मेल सर है कि फीमेल? मेल 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 तो पेशेंट है, और आप 63। 63 है तो आप कर दीजिए ना उनको, आप 20-25 ml ये डाल दीजिए। शीर बला तेल से भी स्ट्रक्चर ठीक हो जाता है वहां के, या बला अश्वगंधा तेल, अक्षादी तेल, या कोई भी तेल से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। और सर उनको ना अभी भी कैथेटर लगा हुआ है, और 2 बार तो ऑपरेट करवा दिया, और वापस रिकरेंट हो रहा है। और आप क्या करिए कि सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी पहले दीजिए, उससे जो भी इन्फेक्शन हो रहा है ना वो सब ठीक हो जाएगा। सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी, अमृता गुगुल, कैशव गुगुल, त्रिफला गुगुल, दो गोली सुबह शाम दीजिए। और उसके बाद में फिर ये करिए जी सर। जो मैं बता रहा हूँ। तो सर परमानेंट कैथेटर लगा हुआ उसके साथ, उत्तर बस्ती में कैथेटर कैथेटर रखा लगा है तो वो हुआ। कैथेटर निकाल के भी तो दे सकते हैं ना, जब यूरिन जी। पास नहीं हो रहा है उधर, फिर सिरिंज में भर दीजिए और फिर धीरे धीरे हम्म, करके पुश कर दीजिए, उससे भी जा सकता है। आखिर वो है तो उधर ही ना, वही हाँ क्षेत्र में है ना। हाँ। तो सर ये मतलब उत्तर बस्ती कंटिन्यू देनी होती है, उसका क्या काल रहता है सर, डेली उसका या? ये काम होता है कि वो स्नेहन कर देता है। तो जब भी वहां के जो मसल्स हैं, इंटरनल श्लेष्मल कलाई, म्यूकोजल मेम्ब्रेन अंदर की, वहां पे हम्म, स्नेहन होगा तो फिर हम्म, स्ट्रिक्चर नहीं होगा, वो मजबूत हो जाएगा वो पूरा। जब स्नेहांश मिला, मैं तो शतावरी घृत है, अश्वगंधा घृत है, या कोई हम्म। क्षीरबला तेल है 101 आवर्ती है, उससे उत्तर बस्ती दिया हूँ, तो मेरे पेशेंट का परमानेंट ठीक हो गया। तो सर कितने दिनों तक दे, मतलब वही कि 21 जब डेज, तक? रोज अच्छा। 21 डेज दे दीजिए और उसके बाद कैथेटर परमानेंट निकाल दीजिए, और फिर देखिए ठीक ही हो जाते पेशेंट। जी किसी सर। किसी को 7 दिन में पड़ता है। अब उनका ज्यादा दिन है, क्रॉनिक है, तो 21 डेज दे दीजिए। और हाँ क्या है, सर, वो देने के बाद क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। वो एक यूरिन आता है, बॉडी को जितना लेने रखेगा बाद की निकल जाता है। बिना कैथेटर सर के उसके यूरिन नहीं पास हो रहा, बिल्कुल ही नहीं उतर रहा यूरिन। ठीक है ठीक है। जी सर। आप स्नेह तो डाल रही है ना अंदर, हाँ हाँ। यूरिनरी ब्लैडर में डाल रही है ना, तो वहां से वो पूरा इन्फेक्शन और ये सबको कवर करते हुए आएगा। जी सर। स्नेहन जी होना सर। चाहिए। जी सर। स्ट्रिक्चर का मतलब ये है कि वहां पे कफ के वजह से हो रहा है या बात की वजह से हो रहा है। क्रोनिक पेशेंट है सर, और बाईपास भी हो रखी है, बहुत ज्यादा गुटखा और उसकी हिस्ट्री थी, और क्या सिटिंग जॉब थी, क्लर्क थे ना, तो दिन भर वो मूत्र रोग, मतलब मूत्र वेग अवरोध था ही। और तो है तो अगर वो कुछ है फॉलिस सर। कैथेटर लगा है हम्म। ना, तो आप उसका जो आगे का वो निकाल के, जो उसका जो पाइप है हाँ। यूरिनरी जो, हम्म, वो निकाल के और ऑटोक्लेव किया हुआ, मतलब गर्म करके एक हाँ। कटोरी में पानी गर्म करके और वो घी को गर्म करके कोष्ण करिए और सिरिंज से पुश कर दीजिए, 20 से हाँ 25 ml रोज। यही सर मैंने भी सोचा था कि उसी के अंदर दे देते हैं, ताकि उसको निकालना भी नहीं पड़े। हाँ और है ना। हाँ, और अपना जी सर। काम हो जाएगा। जी सर। जी थैंक यू सर। थैंक यू। आप ठीक कर देंगी उनको? जी सर। जी ठीक है, थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं पूछे? जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर अभी आप स्लीपर के बारे में चर्चा कर रहे थे। हाँ, मनीषा मैडम के पेशेंट हैं। जी सर, तो उसमें सर पूरा ठीक हो जाता है अपनी आगे से? हाँ, मैंने तो किया है, नित्यानंद रस, चंद्रकला रस, ताप्यादि लौ देना होता है, और उसमें हमें कफग्न और मेदोग्न चिकित्सा करनी पड़ती है, लेप लगाना पड़ता है। मनीषा मैडम आप थोड़ा गाइड करिए सर को। मनीषा मैडम हाँ आपने जी। क्या क्या किया था बताइए थोड़ा हाँ जी, प्लीज। हाँ जी सर, वो पैर तो उनका बिल्कुल इतना था कि छूने लायक भी नहीं था।
पूरा गज चर्म जैसे ऊपर हो गया था, और अभी तो मैंने पिक भी डाला और अच्छा हो गया है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि उनका पैर है, पूरा पिलर की तरह था और अभी शेप भी आ गया। उसमें नित्यानंद रस के साथ में मैं ये भी चला रही थी, थोड़ा गंधक रसायन भी, और साथ में योग बना करके दे रही थी। इसमें रसमाणिक्य का, गंधक का, और ताप्यादी लौह का, और गिलोय, साथ में उनको क्रव्याद रस भी अलग से चला रही थी, 2 टैबलेट, और गोमय घन बटी भी चलाया मैंने, और बस्ती भी जी चलाया। हाँ, और लेप करी, बस्ती लेप मैडम करने से किससे, मात्रा बस्ती किससे? मात्रा बस्ती उनको क्या है, किडनी में भी प्रॉब्लम था, तो डायरेक्ट तेल का ऐसा नहीं दे रहे थे, बीच जी बीच जी में मैं एरंड के साथ में मिला करके और तिफलादी के चूर्ण के साथ में एक योग बना के रखी हूँ बस्ती के लिए। जी समुस्ता है, बिल्व है, ये सारी चीजें मिला करके, स्टीमधु, गोक्षुरु, वरुणा, वरुण चूर्ण, और गोमय, और एरंड तेल सबसे अच्छा काम करता है इसमें। एरंड तेल आप 20 से 30 ml देते हैं, मिला करके उसकी बस्ती बीच बीच में सहचर का भी करके चेंज कर करके जी मैडम। देती थी, कभी मिश्रा के स्नेह डाल करके देती थी, कभी तिक्तकम घृत देती थी, और लेप बनाती थी, लेप बना के पट्ट बंद करती थी, उनको पट्टी बांध देती थी। फिर बीच में एक सर बताते, सरिसृप का लेप, सरिसृप, हरिद्रा और सेंधव मिला करके, वचा मिला करके उसको भी दे लगा के करती थी, तो स्निग्धता आ जाती थी उसमें, और कफ जी का भी वो अवशोषण करता है, उद्वर्तन भी करती थी। बहुत सारी चीजें उसमें इफेक्ट डाला मैंने, बहुत सारी चीजों को, और साथ में स्नेहन स्वेदन, उद्वर्तन, सर्वांग स्वेद, शिरोधारा, नस्य, ये सब चला है। और औषधियाँ भी, कषाय, गुगुल, ये भी चले हैं। डायबिटिक पेशेंट था, तो पहले तो उसको वो कंट्रोल किया मैंने, और अभी नॉर्मल में आ गया। बीपी पेशेंट तो भी नॉर्मल है, तब इसको फिर यहाँ पर लेकर के आया, और उसको भी ऐसी यूरेथ्रल में प्रॉब्लम था, यूरिन नहीं होता था, तो मैं जात्यादि घृत में डिप करके और कैथेटर को और 10 ml ऐसे उसको दिलवाती थी, और फिर बाद में एक औषधि दे दी ये बना करके कि आप पीछू रखा करो रात में, डेली डेली पीछू रखा करो, और वो जो पेंट है उसको पहना करो, और साथ में इनको उसमें प्रॉब्लम था, टेस्टिस में भी प्रॉब्लम था, तो इसके लिए भी चलाई। बहुत सारी चीजें चलाने के बाद वो बंदा भी चल फिर रहा है, बहुत अच्छे से है। लंघन मोस्टली काम किया सर ने, एक लंघन के लिए जो बताया ना, थैंक्स अलॉट। ये त्रिभुवन कीर्ति रस 2 टैबलेट गर्म पानी से, और लंघन कराने से 3 days में मैं बस्ती के साथ में दी हूँ, तो 5 kg वेट रिड्यूस हुआ उस पेशेंट का। इतना जी जबरदस्त था ये सर का ये नुस्खा, और जबरदस्त था, और रिजल्टेड था सर। इसके साथ में और फिर और औषधियाँ सप्लीमेंट्री जो भी चला रही थी उनको, सर्वगंधादि गुलिका वगैरह, स्टिकोट वगैरह, तो ये बैलेंस करने के लिए। 67 एज है उनकी, और केयरलेस हैं खाने पीने में, इतना अच्छा करके भेजी हूँ, लेकिन वही है कि आहार और पथ्य उसमें विकृति करते हैं, तो फिर थोड़ा सा बढ़ता है। बाकी रिकवर है सर ये, और जी मैडम, स्लीपर थैंक यू मैडम। रिकवर होता है यदि पेशेंट नहीं अच्छा से। मैडम, कई बार क्या होता है मैडम कि अभी जो पेशेंट, लेडी पेशेंट आई थी, तो वो थोड़ा सा उनके हस्बैंड उनको कोऑपरेट नहीं करते हैं। बेचारी वो एम्स में जाके भोपाल में दिखाती रही, तो वहां पे कुछ समय दवाइयाँ ली, तो कुछ थोड़ा बहुत आराम लगा। फिर वहां के सर्जन बोले कि हम तो सर्जरी से इसको इतना काट नहीं, के तो वो निकाल बार देंगे, बार तो फिर वो वो सर्जरी करते हैं, फिर वो वेंस भी वो वुंड बन जाते हैं उसमें, फिर तो हम्म, बहुत सारे फिर विकृत रूप में भी आते हैं मेरे यहाँ, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, जी जी बहुत। और होता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं होता है जो इस तरह से पेशेंट का हुआ है। पैर एकदम नॉर्मल दिख रहा है उसका, देखेंगे, मैंने फोटो नहीं तो डाली मैडम हूँ। इतना हो जाए तो ये तो काफी अच्छा है पेशेंट के हाँ लिए सर, कि होता है सर्जरी हमारे ना कराने पड़े इस उसको। जी प्लेटफॉर्म मैडम। पे, इस प्लेटफॉर्म पे इतना सारा नॉलेज है, इतना नॉलेज है कि कुछ भी थोड़ा सा आप उठाएंगे तो हो जाएगा। और वो जी सर, वो कर्नाटक वाले पेशेंट का मैं अम्बु शोषणगण का औषधि बना करके भेजी हूँ, साथ में अच्छा। कुछ और भी दवाइयाँ उनकी भेजी हूँ, और हाँ 15 दिन या 1 महीने में। अब वैसे इतने जल्दी नहीं होता है सर, 2-3 महीने लगते ही है उसको, फिर भी जो भी है रिजल्ट उनका बताऊंगी मैं सर। और हाँ। सब थैंक यू एक से मैडम, एक थैंक पेशेंट है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट आते हैं मेरे यहाँ। जी, अच्छा। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर।
ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। मुनमुन जी, आपके सब पेशेंट ठीक हैं? उनका कुछ पता चला, वो जो थी किरण देवी? जी सर, वो एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनकी बेटी ले गई है, वह चेकअप वगैरह करवाई है। और वहाँ के जो एलोपैथी डॉक्टर को बताया कि इन्होंने ऐसे 5-6 दिन तक फास्टिंग पर रखा, ये वो किया, तो फिर डॉक्टर भरमा दिया, बोले वो लोग तो गलत कर रहे थे, गलत चिकित्सा कर रहे थे, इसे भूखे थोड़े न रखा जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है, आयुर्वेद को थोड़ा उसी तो एलोपैथ वाला बुराई करता ही है। उनको और कर दिया, उनका बेटी और फोन कर मेरे पे भी फोन करके गुस्सा कर रही थी कि आप लोग जो है मेरे मम्मी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। कोई हम बात कह नहीं। लिया हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, जो कर रहे थे एक चिकित्सा का पार्ट था, वो आपके मम्मी के भला के लिए। अच्छा, फोन आ रहा है। हम लंघन नहीं कराएंगे क्या? आयुर्वेद के चिकित्सा उनको हमने जबरदस्ती नहीं बताया। हाँ। भूख भी और लगने लगा एलोपैथी था वाला ना उनको। हाँ, लगने लगा था सर, वो एलोपैथी वाला गया तो एलोपैथी वाला तो थोड़ा होता ही है, उनका माइंडसेट ही थोड़ा अलग रहता है आयुर्वेद को लेके। और खास कर अभी आयुर्वेद इतना ग्रो कर रहा है, में सब चीज आगे बढ़ रहे हैं, तो एलोपैथ वाला थोड़ा जलन तो सामने में कैसे जो है वो कर देंगे, तारीफ कर देंगे। जी। वहां डर की चिकित्सा है सर, सिर्फ डराया जाता है। और और झूठ वो बोला जाता उनका, है। हाँ, पेशेंट यही ठीक बोला भी जाता रहते है हैं तो कि झूठ बॉडी बोल। आपकी इलेक्ट्रोलाइट हो गई, ये हो गई, हाँ, वो पेशेंट ठीक भी मतलब। रहते थे, झूठ बोल के, और हाँ, नीचे दिखाने के लिए, नीचे दिखाने के लिए उसको जी और जी जी। पेशेंट को बताया जाता है कि ऐसा सर सर अभी क्या किया था परसों हमारे का एक साथ। पेशेंट है, परसों हमारे यहाँ की एक पेशेंट है, बाहर से आई थी चिरमिरी से, तो उसको नाभि उसका डिस्प्लेस हो गया था। तो नाभि स्थापन चिकित्सा करके और मैं वस्ती दी उसको, और कुछ मेडिसिन दी, सूत्रशेखर रस दी, और संजीवनी बटी, और ग्रहणी का पटरस, ये साथ में दी उसको। तो नाभि 3 दिन में उसका सेट हो गया। और बोलती मैं डिप लगा करके सब पूरा जेल को लगा करके घूम रही थी। डॉक्टर बोला कि एक छोटा ऑपरेशन होगा, ये हर्निएशन हो जाता है, इसमें ये डाइजेशन रुक जाता है और पेशेंट को तकलीफ होती है, इतना सीवियर पेन होता है, पेन किलर के इतने इंजेक्शन लगाए, इतना सब, फिर भी वो लेडीज को आराम नहीं मिला। कहीं से पता करके आई, 3 डेज में वो नॉर्मल हो गई सर। फिर वो लोग जा करके उस डॉक्टर से बोलते हैं कि ये कैसे, मतलब ये बिना ऑपरेशन के भी ठीक है और बहुत अच्छा आराम है। बोलते नहीं, वो हम लोग भी तो छोटा एक ऑपरेशन ही करते हैं उसमें। हम बोले कि कोई ऑपरेशन नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं किया। बोले होता होगा, उनका कोई सिस्टम होगा, ये तैयार नहीं है मानने को। इतना मतलब सिंपल है कि नाभि सेट कर दो, पेशेंट को आराम लग जाता है। कोई वो बात लोग नहीं। कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं सर हम मेन लोग बात को, है, मतलब जो आपके जो पेशेंट हैं उनका गलती है ना, उनको जी। वो ज्यादा सही लगता है। मेन पेशेंट का बात है, बाकी उनकी मर्जी है। जब वो 5 साल से एलोपैथी ट्राई कर रही थी, तब फिर हमारे पास क्यों आई? जी सर, जी सर सर। हमारे पास तो वो आ तो रहे हैं है। ऐसा कि हम कीमो कराने जा रहे हैं, आप लोग क्या करोगे सोच के रखना, हम बाद में आएंगे। ऐसे भी पेशेंट आए हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। हाँ। हम ऑपरेट कराने जा रहे हैं, जबकि यहाँ आओगे तो आप वैसे भी ठीक हो जाते हैं आप 2-3 महीने में। लेकिन हम्म। हम ये कराने जा रहे हैं, आप इसके बाद जो भी होगा, रेडिएशन के बाद जो होगा, जो साइड इफेक्ट होगा, वो आप लोग क्या क्या ठीक करोगे पहले से प्रिपेयर करके रखो। ऐसे लोग हैं। हम्म। तो तो हम कोई लोग बात की नहीं। डबल लड़ाई है, व्याधि से भी लड़ाई है, दिमाग से भी लड़ाई है, और लोगों मेन की थॉट। पेशेंट अगर जो बोलते हैं ना, आड्य रोगी भिषक वैश्य हो, भिषक वैश्य नहीं है तो कोई कुछ नहीं बोल सकता। उनकी मर्जी है। तो हम देते नहीं है वैसे पेशेंट को। हाँ। और आप मुनमुन फिर से वो पेशेंट आएंगे तो आप तो ले लेंगे, मैं तो ऐसे पेशेंट को लेता ही नहीं हूँ। नहीं नहीं सर, मैंने उनको उनको आपने बोला ना, तो मैंने उनको मैसेज किया कि जो है हमारे प्लेटफॉर्म का है, जो आते हैं और आयुर्वेद को नहीं मानते हैं, चिकित्सा नहीं करवाते हैं, उनको फी देना होता है, इतना पैसा आप दीजिए। उसके बाद वो मैसेज देखा, उसके बाद कॉल कॉल भी नहीं रिसीव कर रहा है सर। हाँ, कोई बात नहीं। ऐसे ही होना हम्म। चाहिए। जो श्रद्धा नहीं है, फीस नहीं देना है, तो क्या फ्री में बैठ करे हैं? हम लोग के पास टाइम धंधा नहीं है। हम लोग अपना पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे जुड़ते हैं। जी पेशेंट सर, तो जी। हम हमारे फिर मेहनत का कोई वैल्यू नहीं है क्या? हाँ, तो कोई बात नहीं। जिसको नहीं आना है मत है, लेकिन हम ऐसे फ्री में नहीं करेंगे। हमारे सर ने सिखाया है, जम्मू तकनी सर ने, कि फ्री में टाइम पास नहीं करना है। जिसको विश्वास है वो फीस दे, हमारा मेहनत का पैसा दे। और क्या है, अगर कोई जी जैसे सर। प्लम्बर है, वो अपना काम करता है, उसको पैसा देते हैं। अगर स्वीपर है, उसको पैसा देते हैं। पेट्रोल वाले को देंगे, राशन वाले को देंगे, लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टर को नहीं देना है। ये कौन सी बात है? हम्म। ये क्या लॉजिक है? सर और तो और ठीक ये है, बार्गेनिंग भी करते हैं, अरे नहीं नहीं थोड़ा सा मैडम कम करिए ना, कम करिए, हमने हाँ,
यही लोग एलोपैथ मतलब वाले डॉक्टर आयुर्वेद के वाले पास जाके को उनके 100-200 रुपए कैसे मिल जा रहा है, वो क्यों इतना 100-200 रुपए का मालिक बनेगा? वो भिखारी रहे। हम मिलेनियम बने, हम BMW पे चले, हम सब पे चले, लेकिन वो भिखारी रहे जो हमारे प्राण की रक्षा कर रहा है। ये है जी, थिंकिंग। सभी की मानसिकता ऐसे। यही यही लोग जो है एलोपैथी डॉक्टर के पास जाके लाखों लाख के पर्चा कटवा के आते हैं, वहां चू शब्द नहीं बोलते हैं। बोलने नहीं देंगे वो। और सवाल भी मैडम, सवाल भी कितने करते हैं ना, सारा उनको चाहिए ज्ञान, हमसे पूरा ज्ञान चाहिए कि ये कैसे और हम क्यों दे भी कब देते हैं, हम दे भी देते हैं कि हाँ किसी तरह हम तुम्हारा भला तो हो। सही है। मतलब हम आयुर्वेद वाले तो इसे भी जो है प्रोफेशनली, मतलब एलोपैथ वाले जैसे करते हैं उसे करते नहीं, हम लोग की थोड़ा मानवता बची रहती है, लेकिन इसमें भी जितना दिखाते हैं मानवता उतना वो लोग चढ़ जाते हैं। सर, रिपोर्ट लाते हैं और नाड़ी परीक्षण करके और अष्ट 10 परीक्षण करके हम लोग इतना बता देते हैं, 80% से ज्यादा बता देते हैं। तो बोलते हैं, ये आप लोगों को कैसे पता, ये कैसे पता आपको, ये कैसे? मतलब रिपोर्ट बाद में बताना, पहले मैं बता रही हूँ, अब बताओ। बोले नहीं, सब तो बता दिया आपने। इसके बाद भी कहेंगे नहीं मैडम थोड़ा सा कम करिए ना, ये तो ज्यादा लग रहा है। 500-700 रुपए यदि बस्ती दोगे तो वो भी ज्यादा लगेगा उनको। ऐसे दोगे 200-400 रुपए का तो वो भी ज्यादा लगेगा। तो ये चीज हम लोगों को ये थोड़ा सा इसके लिए सोचना पड़ेगा, एक क्राइटेरिया बनानी पड़ेगी। और कुछ भी होता है ना तो अपना आयुर्वेद का एक अच्छा संगठन नहीं है, जैसे उन लोगों का IMA होता है ना, कुछ भी यही होता है तो यही लीगल दिक्कत एक्शन, है। लीगल एक्शन नहीं लेने तो के लिए वो लोग तैयार रहते हैं। हमारा संगठन बना था, आयुष मेडिकल एसोसिएशन बना था, लेकिन लोग एक्टिव नहीं रहते हैं। और हम्म। प्रशासन में भी वो चीजें ऐसी हो गई कि जो ऊपर वाले थे उनको बहुत अच्छी मोटी रकम मिली और वो साइलेंट हो गए उधर। मैं स्टेट की महासचिव थी यहाँ, छत्तीसगढ़ स्टेट की। 18 जिले को इधर कमांड कर रही थी और सभी के टेबल पे आयुर्वेद को रखवा दिया, सब कुछ किया और बहुत अच्छा चला। 2-3 साल तो इतना अच्छा चला, फिर जी धीरे जी। धीरे धीरे पॉलिटिक्स में ये लोग आ गए और पॉलिटिक्स वाले इनको दबा दिए। हम्म। अच्छा 2-4-10 करोड़ रुपए खर्च किए, अपना अपना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बना के बैठ गए इधर उधर, सब बांधा बांधा में। खत्म। ये खत्म। मतलब अच्छा संगठन बनाना होगा उन लोगों, जैसे IMA है उन लोगों का, अपना आयुर्वेद वाले को भी बनाना होगा एक प्लेटफॉर्म जिसपे जो कोई लीगल एक्शन हमारे हो, कुछ आयुर्वेद भी वाले हो तो। केकड़े की तरह एक दूसरे को खींचते भी तो है ना, एक तो ज्ञान नहीं एक दूसरे को शेयर करते हैं। आपस में जलनशीलता है, ईर्ष्या है, हम लोग जलनशीलता है अपने वो। लिए ही दुश्मन है और क्या है। हाँ, बटे हैं इसीलिए कट रहे हैं वो। हम्म। वो बटे ये नहीं भी है, सही, एकजुट है वो। एक ये डॉक्टर भी ने है। जो लिख दिया दूसरा कुछ नहीं कहता उसके बारे में, कुछ भी। हम्म। ये चीजें हैं, यही यही हमारे पतन का कारण है। कोई बात नहीं, ऐसा होते रहता है, हमें तब भी काम तो करना है और जीतना है। नहीं, लेकिन इस सब हाँ पे सर, काम करना होगा पब्लिक सर, में सभी लोग को अवेयरनेस मिलकर। लाना ही सबसे बड़ी पब्लिक उपलब्धि में होगी। अवेयरनेस नहीं, हम अपने को ही संभाल लें तो पब्लिक तो जी। आती है। हम अपने आप को ही संभाल लें, बाकी क्या है। हाँ अभी हमारे जमदग्नि सर के पास पेशेंट आते हैं तो उनको कितना निगेटिविटी सहना पड़ा होगा, लेकिन वो आगे बढ़ते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। जिसको आना जी। है नहीं आना है मत है। जी, सर ठीक है तो। अभी सभी जगह ऐसा नहीं है। नीमा हाँ, का जो संगठन है वो IM को बहुत टक्कर देता है, उनका विरोध भी करता है, केस भी रजिस्टर्ड होते हैं, जाते भी हैं लोग, लेकिन अभी कुछ ना कुछ संगठन में कुछ कमियां हैं जिनको दूर करनी होगी। जी। नीमा का बहुत बड़ा सा प्लेट माने संगठन है पूरे भारत में सर, उसकी सभी जगह मेंबर हैं, सारी चीजें हैं, वो और क्या काम है कर ना रहा कि है। मुझे ऐसे लगता है कि कुछ पेशेंट का भोग भी होता है, कि अब वो किरण देवी इतना मुश्किल से ठीक हुई थी, आम पाचन हो गया, सब अच्छा हो गया, तो वो ठीक होने होते 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 ठीक हो जाती, लेकिन अभी उनका भोग लिखा हुआ है कि और 40 साल तक एलोपैथी खाएंगी। और तो अब हम क्या कर सकते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हुए। प्रारब्ध की बात है सर, इसी को तो प्रारब्ध कहते हैं सर, प्रारब्ध कि वो इसी को उनको अभी और। सही बताए। जी सर, जी सर। और क्या सर, जी सर। अब उनको एलोपैथी खाना खाने दो। हाँ। मुनमुन जी देखिएगा, आप 10 साल बाद देखेंगे ना, तभी वो इलाज करा ही रही होंगी, देखिएगा। हाँ सर, वो बिल्कुल, अब जैसा मानसिकता है, और उनके बेटी हैं वो तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं, तो वो ऐसा पे नहीं चलता है ठीक है ना। ना, तो उनका पैसा काटने वाले लोग बैठे हैं ना वहां पे, वो करेंगे ना आराम से, बराबर हम्म। करेंगे वो। करेंगे बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है।
तो अभी हम फिर मिलते हैं कल सुबह। अगर मेरा लैपटॉप, अभी तो मैं बनवा के लाया हूँ, लैपटॉप अगर चलेगा तो हम सुबह जरूर मिलेंगे 7 बजे। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सभी को धन्यवाद। थैंक यू। और थैंक यू। कुछ निगेटिव प्रणाम। नहीं सोचना चाहिए, ये सब चीजें हमें आगे बढ़ाती है। क्या हुआ कि शिवाजी महाराज जो थे ना, शिवाजी महाराज जब जंग जीतने जाते थे, तो उसके पहले वो कितने साल तक अभ्यास करते थे कि कहाँ छुपना है, कहाँ पे वार करना है, कहाँ पे ये गुरिल्ला युद्ध का। और उसके बाद में उन्होंने अटैक किया तो कितना वो मतलब जीत के आए। तो इसीलिए जो ये चीजें हमें अनुभव हो रही है ना, निगेटिव पॉजिटिव, ये हमको आगे बढ़ाती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, ये अच्छा हो रहा है हमारे लिए। ठीक है, तो मैं सेशन बंद करता जी हूँ। सर। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू। प्रणाम सर।